डिस्कस कर रहे थे, हमारा ये सारा फॉर्मेट हर चीज़ हमारी हो गया था। अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन है हमारी कि इक्विटी के कंपोनेंट्स होते क्या है। मैंने आपको वैसे पिछले 2-3 लेक्चर में पूरी इक्विटी दिखाई, उसके फॉर्मेट्स दिखाए थे, और अगर फॉर्मेट्स के ऊपर आए तो आपको उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने लास्ट टाइम देखे भी थे, जहाँ पे हम ये निशात की आई गेस डिस्कस कर रहे थे। अच्छी कंपनी है, अगर किसी ने आर्टिकल्स करने हैं ना और इंडस्ट्री में जाना हो, निशात प्रेफर करें। अच्छा स्टाइपेंड है, अच्छी वर्किंग बैलेंस है, और इंडस्ट्री आर्टिकल्स अच्छी चीज़ें भी होती हैं, करनी चाहिए आपको जहाँ मिल जाए। एज ऑफ नाउ जो है जितनी मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी हुई है, आपको बस मिलनी चाहिए, ये देख लीजिएगा। किधर क्या आपके पास कौन से चूज़ करने का ऑप्शन है? इतने आप मेरिट पे आए हैं ना, आप चूज़ करेंगे नहीं मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। ये जो बुलाया ना अस्सलाम वालेकुम, आज ही बैठ गया, हाँ जी क्या करवाना है, टेबल साफ़ करना है, टेबल साफ़ कर दूंगा, और बताएं। मार्केट में बड़ा बंदा बैठा हुआ है एज ऑफ नाउ, मार्केट छोटी थोड़ी है। किधर गया है यार, आपकी मार्केट में काफ़ी सारा इस वक्त स्टूडेंट जो हैं वो आ गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कैफ क्वालिफाई भी 18 से हुआ है, लास्ट सेशन का 1700 पड़ा हुआ है, उससे पहले का पड़ा हुआ है मार्केट में, तो इनकी प्लेसमेंट भी तो करनी है। तो जहाँ जगह मिले जाओ, आर्टिकल्स करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ये किधर गई थी, ये हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारे कंपोनेंट्स क्या थे। हमारे पास एक था शेयर कैपिटल। अगर आप इसमें देखें फॉर्मेट पे आता हूँ और साथ साथ पे मैं आपसे ये भी डिस्कस करता हूँ। अब हमारे इक्विटी के कंपोनेंट क्या है, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, और हमारे पास क्या आते हैं, रेवेन्यू रिजर्व आते हैं। अब यही है, अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा एक हमारे पास शेयर कैपिटल, ये तो हमें पता लग गया, हमने सारी शेयर अकाउंटिंग जो है वो कर ली है। फिर रिजर्व्स की बात करें तो एक हमारे पास कैपिटल रिजर्व्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। जब आप पेपर में बनाएं तो आपने इसी तरह इसको क्या करना होता है, बाइफरकेट करना होता है। आपकी प्रेजेंटेशन यही रिक्वायर करती है। अब कैपिटल रिजर्व्स क्या हैं, बेसिकली ये वो रिजर्व्स होते हैं जिसमें से हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते, जिसमें से हम कभी भी शेयर होल्डर्स वगैरह को पेमेंट नहीं कर सकते। हमारे लेवल के ऊपर यू कैन से डैट जो शेयर प्रीमियम है वो क्या है, कैपिटल रिजर्व है। इसमें से आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, डिविडेंड वगैरह की पेमेंट जो है इसमें से नहीं कर सकते। और फिर रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं। आपने डिविडेंड पे करना है, आपने शेयर होल्डर्स को देना है, उसकी सारी पेमेंट कहाँ से होगी, आपके रेवेन्यू रिजर्व्स में से हो रही होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे 3 कंपोनेंट हैं, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। तो मेरे पास क्या आ जाती है, टोटल इक्विटी आ जाती है, कितनी बन रही होती है। तो अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस में शेयर कैपिटल में आ जाएगा ऑर्डनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम और आ जाएगा हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस। आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे या भी पढ़ेंगे आगे जाके MIS 16 में कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से भी हम कोई चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, उसमें से कभी भी ओनर्स को कोई चीज़ जो है वो नहीं मिल रही होती। ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू रिजर्व। इसमें से क्या होगा, सारे का सारा डिविडेंड पे किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। हमने टी अकाउंट बनाया था रिटेन अर्निंग का, जो डिविडेंड डिक्लेयर होना है, फंड्स की मूवमेंट है, जो पैसा खर्च करना है कंपनी ने, सारा कुछ कहाँ से किया जाएगा, इन रेवेन्यू रिजर्व से ही किया जा रहा होगा। तो इसमें से ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। रीवैल्यूएशन सरप्लस हम आगे जाके IS 16 में तफसील में डिस्कस करेंगे कैसे आता है कैसे नहीं आता। एज ऑफ नाउ बस ये समझ लें कि अगर हम अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, आपने एक एसेट लिया, उसकी कीमत जो है वो 1000 रुपया थी, आपने जाके पता किया मार्केट में कीमत होगी 1400 रुपया, तो ये 400 रुपया जो आया है ये क्या है, आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस है। IS 16 के तहत इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसका हम प्रॉपर जाकर डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सिर्फ आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं ईयर एंड के ऊपर। वो एक एंट्री जो है इस चैप्टर में आपने याद रखनी है कि हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो रहा होगा, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो मेरी क्या होती है, क्रेडिट होती है। और ये किस वैल्यू से होती है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से। ये हम जाके IS 16 में पढ़ेंगे कि जो हमारी
रीवैल्यू करने की वजह से डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रही होती है, हम उसी को क्या कर रहे होते हैं, इधर मूव कर रहे होते हैं। या अगर हमने एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो एट द एंड जितना भी सरप्लस होगा हम उसे कहाँ ले जाएंगे, उठा के रिटेन अर्निंग में लेके जा रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास शेयर प्रीमियम। ऐसे ये शेयर प्रीमियम वाले में जो लिखा है ना कंपनी एक्ट वाला, इसको रीड कर लें, इसमें से आपको एमसीक्यूज आते हैं। पास्ट पेपर में एक एमसीक्यू इसमें से आ भी चुका हुआ है कि शेयर प्रीमियम में से कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसे ज़रा एक दफ़ा रीड कर लें और इसको आपने याद भी रखना है, ये पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आ चुका हुआ है कि शेयर प्रीमियम ऑल दो है तो कैपिटल रिजर्व, इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगी, बट इसमें से कुछ एक्सपेंसेस वगैरह जो है हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं कर दूँगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कंपनी शुरू करते हुए। इनिशियल एक्सपेंसेस जब कंपनी स्टार्ट करते हैं, जब कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ के आते हैं, कंपनी लॉ में पढ़ के आते हैं, बस ये है कि कंपनी शुरू करने के खर्चे जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं। फिर कमीशन, डिस्काउंट्स वगैरह और रिडेम्पशन हो गई, रिडेम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बोनस वगैरह हो गया, वो सारा हम इसमें से पे कर रहे होते हैं। सिंपल, ये हमने डिस्कशन किया भी था। और ये कल हम सवाल कर भी रहे थे कि अगर बोनस एज अ डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग, वैसे बोनस तो कहाँ से जाएंगे, आपके शेयर प्रीमियम से जाएंगे, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमारे हैं रेवेन्यू रिजर्व्स, इसमें हमारे आ जाएंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मैंने प्रॉपर आपको टी अकाउंट एक बनवा दिया था कि रिटेन अर्निंग के मैक्सिमम मूवमेंट ये है, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बीच में आएगा, जो मूवमेंट इसमें होंगी वो हम क्रेडिट करेंगे, जो इससे मूवमेंट होंगी वो हम क्या करेंगे, डेबिट जो है वो कर रहे होंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जनरल रिजर्व्स हैं, बस बाकी सारा चैप्टर हमारा वाइंड अप होता है यहाँ पे। अगर हम इसके फॉर्मेट के ऊपर आएँ तो ये मैं आपसे फॉर्मेट भी शेयर कर दूँगा, और चूँकि कल सैटरडे है तो मैं आपके कल एक दो क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर दूँगा, आप लोग देखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, ताकि आपका डे वेस्ट ना हो। अब हमने जितने भी टी अकाउंट्स बनाए थे ना, अब हमने क्या करना है, उसको इस फॉर्मेट की क्या करना है, तरह प्रेजेंट करना है। अब कंपनी का नाम आ जाएगा ABC लिमिटेड, जो भी हमें कंपनी दी गई, उसकी हमने क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमें गिवन करेगा। अब उस सवाल में जो जो हमें एलिमेंट्स गिवन किए होंगे हमने वही लिखने हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा, अमूमन यही होगा। अगर प्रीमियम है, प्रीमियम आ जाएगा, रिटेन अर्निंग आ जाएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। अगर कोई जनरल रिजर्व वगैरह गिवन किए वो भी हमारे पास क्या होंगे, गिवन होंगे। और साथ हमने टोटल का कॉलम जो है वो क्या करना होता है, बनाना होता है। अगर वो खुद कहे कि टोटल का कॉलम रिक्वायर नहीं है फिर हम नहीं बनाएंगे, अदरवाइज़ हम टोटल हमेशा शो करें कि हमारा टोटल जो है कितना बन रहा होता है। अब जितने हमने टी अकाउंट बनाए हैं उनको हम लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में कि जी हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था, वो हम सारा प्लेस कर देंगे। ये मेरा बैलेंस ओपनिंग शेयर कैपिटल का है, ये प्रीमियम का है, रिटेन अर्निंग है। फिर जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा बेसिकली वो कहाँ ऐड होना है, रिटेन अर्निंग में, हम उसको ऐड करेंगे। जो डिविडेंड वगैरह पे हो रहा है फाइनल या इंटरम, वो कहाँ से लेस हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में से। जो सरप्लस की मूवमेंट हुई है, वो सरप्लस रिकॉर्ड हुआ है तो सरप्लस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जो सरप्लस रिटेन अर्निंग मूवमेंट होगी, सरप्लस हमारा कम होगा, रिटेन अर्निंग हमारी जो है वो क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं नॉट एज अ डिविडेंड, कहाँ से लेस होंगे, शेयर प्रीमियम से, और कहाँ चार्ज होंगे, शेयर कैपिटल को चार्ज होंगे। कोई राइट इशू वगैरह किया है उससे कोई प्रीमियम आया है, वो प्रीमियम जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, और एंड पे हम क्या करेंगे, बैलेंस लिखने होंगे। ज़रा आपके पास टी अकाउंट आप लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ था, ज़रा ओपन करें, टी अकाउंट हमने लिखाया हुआ है। अब उस टी अकाउंट में जो आपने टी अकाउंट बनाया था आप उसको कंपेयर करें स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो हम सिंपल क्या कर रहे होते हैं, ये स्टेटमेंट बनानी है जो हम चाह रहे अपने टी अकाउंट्स जो हैं बना के आए हैं।
क्लियर है? तो अब आपने ये सारे टी अकाउंट सीखे होते हैं, इनको हमने किस में लेके आना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आना, डेट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कितना आसान है कहने को, लेकिन इस पे जो आई कैप ने स्प्रिंग 24 में रगड़ा है बच्चों को, लग समझ गई है। हमारे इस वक्त ना सिलेबस में 2 बेंचमार्क क्वेश्चन है, अगर वो आपके पहली गो में हो जाते हैं और आपको हर चीज़ समझ आ जाती है, यू कैन से डैट कि आपके इसमें से पूरे नंबर आ जाएंगे। एक सवाल है डैफोडिल्स लिमिटेड FAR 2 का 2017 का। एक डैफोडिल लिमिटेड है वो जो आपके सिलेबस में चैप्टर में उसने उसको डाइल्यूट करके लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट्स निकाल के, वो वाला नहीं। प्योर क्वेश्चन जो 2017 में FAR 2 में आया था वो वाला, जिसमें एरर्स की एडजस्टमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके बाद EPS, उसने तीनों चीज़ें पूछी हुई हैं वो सवाल। और जो अभी आपका स्प्रिंग 24 में सवाल आया, ये 2 सवाल, अगर ये 2 सवाल आपसे हो जाते हैं तो बिलीव करें कि इस एरिया में से जिसमें EPS सारा कुछ शामिल है, आपके नंबर आ जाएंगे। पेपर में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगी तो इक्विटी की प्लेसमेंट करना, वैल्यूज़ लिखना, ये कदरे आसान होता है। हाँ, जब इसमें एरर्स को इनकॉर्पोरेट करता है फिर मंगा पड़ता है, और वो सारी एरर्स की इनकॉर्पोरेशन जो है वो किस में होती है, प्रॉफिट में होती है, जो हम IAS 8 में कर रहे होंगे। बट एज ऑफ नाउ हमने प्रैक्टिस सिर्फ किसकी करनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही करनी है कि हम इसको कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं बनाते। इसके लिए हम एक सवाल करते हैं बेसिक सा, उसको डिस्कस करते हैं। ज़रा सवाल पढ़ें, हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, कैसे बनेगी और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। इस सवाल में ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के जब भी सवाल करते हैं हमेशा मार पड़ती है बच्चों को, जहाँ पे बोनस इशू हो रहा होता है या जहाँ पे राइट इशू होते हैं उनकी ट्रांसलेशन पे, कितने बोनस इशू होंगे या कितने राइट इशू होंगे, हमेशा वहाँ पे मार पड़ती है। और जो वो नंबर ऑफ शेयर सही कैलकुलेट कर लेते हैं वो इनके इशू की ट्रांजेक्शन जो गलत कर देते हैं। मतलब उसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि आपने जस्ट बोनस इशू किया है और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, बच्चे क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, रिटेन अर्निंग को गलत करेंगे। तो सवाल ध्यान से पढ़ना है कि इशू कर कहाँ से रहा है, और बोनस की एडजस्टमेंट ही इन्हें मरवाती है, और एग्जामिनर जो है वो फिर मार्क्स इनके काट लेते हैं। जैसे सवाल है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है हमने SMS लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019। द इक्विटी ऑफ SMS लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज एज फॉलो। अब ये उसने हमें ओपनिंग डाटा दिया सारा, ये क्या है हमारा ओपनिंग डाटा। टोटल इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर जो है 3000 मिलियन की है, 10 रुपये का शेयर है, शेयर प्रीमियम 1900 मिलियन का है, रिटेन अर्निंग हमारे पास 4500 की है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 400 का दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड ये 400 का 300 का है। इक्विटी एट द एंड उसने क्या टोटल कितनी होगी 9500 की होगी, और उसने बोनस इशू किया है 2 to 1 का। मतलब जिसके पास एक शेयर है उसे क्या दे दिया उसने 2, डबल कर दी है। जिसके बाद 2 शेयर से क्या कर दिया 4 कर दिया, तो 3 को उसने क्या किया होगा 6 कर दिया होगा। तो इसकी तरह हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो हम बनाते हैं। तो कंपनी का नाम आ जाएगा आपके पास सबसे पहले SMS लिमिटेड। अच्छा जी, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अभी हम इसके चूँकि बेसिक सवाल है, हम जिस सवालों पे आएंगे तो आप यहाँ आ जाएगा आपके पास शेयर कैपिटल जो उसने गिवन किया है, उसके बाद शेयर प्रीमियम आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आ जाएगा आपके पास रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, उसने आपको नहीं कहा टोटल का, बट आपके लिए वाजिब है कि टोटल आपने लाजमी बनाना है। ये बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको पेपर दिया R1 का और उसने आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, नरेशन लिख के आओ। अगर एग्जामिनर खुद कहे ना नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, फिर नहीं लिखनी, वरना लिखो। आपने उसको रूम नहीं देना मार्क्स काटने का। अच्छा जी, अब आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019। वो हमारा क्या बैलेंस है 3000 मिलियन, 1900 मिलियन और 4500 मिलियन। ये 3000 है, ये शेयर प्रीमियम हमारे पास 1900 है, ये कितना है इसका सम करें कितना बनता है 9400। अच्छा, जब आप ये कर रहे होते हैं ना, एक और मसला जो होता है प्रेजेंटेशन का कि आप ऊपर करेंसी मेंशन नहीं करते, करेंसी कौन सी है, तो लिखें आपकी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है, और रिपोर्टिंग करेंसी लिखना लाजमी है, डैट इज़ रुपीज़ इन मिलियन। ये आपने यहाँ पे लिखना है कि डैट इज़ योर रिपोर्टिंग करेंसी।
अब बैलेंस लिख लिया हमने। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस की। उसने प्रॉफिट फॉर द ईयर दी है, हम आते हैं जी हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे 400 का। ये रिटेन अर्निंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, टोटल में भी आप इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे। उसके बाद है आपके पास डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड। तो डिविडेंड कहाँ से जाएगा आपके पास, कितने का है 300, आप इसको यहाँ से क्या करेंगे 300 में से लेस करवा देंगे, डन हो गया। अब उसने कहा है कि बोनस उसने किया है 2:1 का, मतलब इसके बाद एक शेयर था उसको 2 दे दिए, तो आपके पास टोटल अभी शेयर जो है वो कितने हैं, डेट ऑफ 3000, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने कितने हो जाएंगे 6000 मिलियन से आपने क्या किया, अपना शेयर कैपिटल मज़ीद रेज़ कर दिया है। तो यहाँ आ जाएगा बोनस। अब बोनस में शेयर कैपिटल करें तो ये 6000 हमारा ऐड हो जाएगा। अभी बोनस दिया है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये शेयर प्रीमियम में से, लेकिन वो तो हमारे पास कितना है 1900 का है, सर यहाँ से निकल गया। रिमेनिंग कितना बचा है 4100। 4100 कहाँ जाएगा आपका, रिटेन्ड अर्निंग में से जा रहा होगा। अब आप इसे क्लोज कर लें, आपके पास बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आपके पास आ जाएगा बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 19। ये हो गया 9000, प्रीमियम ख़त्म हो गया। कितनी रिटेन अर्निंग है 4500 और 400 4900। 49 में से 4100 गए 500, ये आ गया 500, इसका सम कितना बनेगा 9500। आप इसको इस तरह सम कर लें, आप इसको इस तरह सम कर लें, आपका टोटल जो है वो 9500 ही आएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर डिविडेंड पे ना होता तो स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आना था, फाइनल डिविडेंड का, फाइनल डिविडेंड का इंटरम का इम्पैक्ट इस साल में आना चाहिए था। डन हो गया। ये सवाल जो है इसकी तस्वीर ले लें, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है क्या, पेपर पास है। अब ये कोई मुझे ना कि ये तो हमने पहले किया हुआ है, अगर किया होता तो आज शायद आप बैठ के कंसोलिडेशन कर रहे होते। तो आपको जब जब लगे नहीं मुझे आता है, लेकिन देख क्या डे 3 का क्यों, अरे डे हर गुजरता दिन तुम्हारी अटेम्प्ट के करीब लेके जा रहा है, याद रखना। कौन सा टैक्स का होमवर्क दिया था आपने, कहा था अच्छा मैंने कहा था, सॉरी वो मेरी गलती है। देखिए वो तो फजूल टीचर टैक्स वाला है, हमको जानते नहीं टैक्स वालों को कौन है बदतमीज़ से। हमारा का सर तो और वालों के साथ है ना, वहाँ जाके इनकी बदखुई कर लेंगे। एनीवेज तो ये है, ये करके आइएगा। कल हम क्लास नहीं कर रहे, तो सिर्फ आपका पहला सैटरडे जो है वो मैंने ऑफ किया है, इसके बाद कोई सैटरडे आपका ऑफ नहीं होगा। कल क्लास नहीं करेंगे ना हम, कल इनको थोड़ा सा माफ़ दे देंगे R1 वालों को, जाएँ अभी इनिशियल है, नया नया गम बुलाएं अपना, इन पेपर्स को करके आएँ। कल मैं आपके साथ ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपने करना है एंड आई शेयर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू जो आपने वीकेंड पे देखने होंगे, ताकि हम मंडे को आएँ तो हम मंडे को फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हों, और फिर ट्यूसडे तक इसको वाइंड अप करें, और ट्यूसडे को हम फिर IAS 33 या वेडनेसडे को अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें। नेक्स्ट फ्राइडे, हमने फ्राइडे का डेट डिसाइड कर लिया है, फ्राइडे के बाद क्लासेस 6 दिन अ वीक हैं, और टेस्ट क्लास के बाद या पहले वट एवर जो भी होगा, सुबह 10 बजे टेस्ट अवेलेबल हो जाया करेगा। आप अफान से आकर टेस्ट ले लीजिएगा, वो आपको टेस्ट दे देगा, और ग्रुप में भी टेस्ट शेयर हो जाया करेगा, डोंट वरी। तो आपके पास ऑनलाइन वाले बच्चों के पास टेस्ट सबमिट करने के लिए 24 घंटे का टाइम होगा, और फिजिकल वालों के पास वो 1 घंटे का टाइम होगा। आए टेस्ट दें और लेके जाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं हम मंडे को।